फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स गुरुकुल। आशा करता हूँ आप सभी से आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट फर्स्ट वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है वो भी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का ही है, बस उसमें टॉपिक बदल जाएगा। जो कि आज का हमारा टॉपिक है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, भारत की नेशनल और पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया था। आपके दादा भाई सरोजनी, VKRV राव, RC देसाई जैसे विशेषज्ञों द्वारा कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे, लेकिन इन सभी अनुमानों में परस्पर विरोधाभास या असंगत परिणाम उत्पन्न किए गए थे। तो ये कहना जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो सब अपने व्यक्तिगत तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक मत पर सहमत होने को तैयार नहीं था उस समय में। हालांकि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पर डॉक्टर राव के अनुमानों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इतिहास के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि अधिकांश अध्ययनों से ये पता चला है कि 20वीं सदी के पहले छमाही के दौरान देश की कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 2% से कम थी और पर कैपिटा इनकम उत्पादन साल में केवल और केवल 0.50% की वृद्धि से हुई थी। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको लिखना शुरू कर दो। पहली चीज़ ये है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के अंदर डॉक्टर राव का अनुमान जो था वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दूसरी बात ये कि 20वीं सदी के पहली छमाही के दौरान देश की जो कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि थी वो सिर्फ 2% से कम थी और पर कैपिटा उत्पादन साल में केवल 0.5% की वृद्धि से हुआ। तो इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स गुरुकुल का ज्ञान नंबर 2, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये कहा गया कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कहने का मतलब साफ है कि पूर्व ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। साथ में ये भी कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादातर सभी लोग या तो ग्रामीण थे या फिर कृषि थे। देश की लगभग 85% आबादी या जनसंख्या ज़्यादातर गांव में रहती थी और कृषि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना जीवन यापन करती थी। मीन्स द नंबर ऑफ पीपल, या फिर हम कह सकते हैं 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन मोस्टली लिव्ड इन विलेजेस एंड दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा, इंडिया वॉज नॉट सेल्फ रिलायंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इवन व्हेन लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्या कहना चाहता है ये? देखिए, एग्रीकल्चर में लगे हुए जनसंख्या के इस बड़े प्रपोर्शन के साथ ही देश उद्योग के लिए खाद और कच्चे माल पर आत्मनिर्भर नहीं था। हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम फूड या फिर रॉ मटेरियल का उत्पादन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थे, हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। हम इतनी प्रोडक्टिविटी को नहीं कर पा रहे थे कि हम अपनी खुद की ज़रूरतों को उस टाइम पे पूरा कर सकें। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो कृषि क्षेत्र था उसके अंदर ठहराव आने लगा था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इसमें जो रीजंस दिए गए हैं इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा है लो प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और चौथा है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं जो कि है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम भूमि निपटान प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ठहराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ज़मींदारी प्रणाली की शुरुआत थी, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम को उन लोगों ने उस ड्यूरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब इस सिस्टम के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर होने वाला जो भी मुनाफा था उसको लगान के रूप में ज़मींदारों के पास जाना होता था। किसान जो है उसे लगान के रूप में ज़मींदार को पेश किया करते थे।
जमींदारों का जो मुख्य उद्देश्य केवल खेती करने वालों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना लगान इकट्ठा करना हुआ करता था। यानी उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो किसान खेती कर रहा है उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, वो सही आर्थिक स्थिति में है या नहीं है, उसकी फसल हुई है या नहीं हुई है। अगर उसकी फसल नहीं भी हुई है तो उसको अगले साल में दुगना लगान ज़मींदार उससे वसूल कर लेगा। तो उस किसान के लिए जो ज़मींदार था, ज़मींदार को कोई फ़र्क नहीं था कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था उसे लगान इकट्ठा करना है उस किसान से। अब आगे क्या था कि जो ज़मींदार थे ना, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लगान देने की जो तारीखें थी वो निर्धारित नहीं कर रखी थी। अब इसके कारण ब्रिटिश सरकार उनसे ज़रा खफा हो गई, जिसके कारण ज़मींदारों को उनके अधिकार खोने पड़ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो भी ज़मींदार उन्होंने बना रखे थे या जो ज़मींदार पहले से ही थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कोई तारीख नियुक्ति नहीं कर रखी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उनसे ज़मींदारी जो थी उनसे हटा ली थी। उनके जो अधिकार थे ज़मींदार के वो सब हटा दिए गए थे। और सबसे मुख्य बात बताई जाए लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत, तो जितने भी ज़मींदार थे और जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति को सुधारने के लिए कभी कुछ किया ही नहीं था। कभी विकास को लेकर नहीं सोचा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि किसान किस तरीके से अपना एग्रीकल्चर करते होंगे या कृषि करते होंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ लगान से मतलब था। तो ये है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो कि है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर ऑफ कमर्शलाइजेशन का साफ सीधा मतलब ये है कि स्वयं की खपत की बजाय बाज़ार में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन करना। ब्रिटिश रूल के दौरान किसानों को कैश क्रॉप्स जैसे कपास या जूट के उत्पादन के लिए हाई प्राइसेस दिए गए थे। हालांकि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि वो फूड क्रॉप्स का उत्पादन करने की बजाय कैश क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे थे, जिनका उपयोग अंत में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही किया जाता था। इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप के लिए फसलों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने शुरू तो कर दिया, लेकिन अब इससे हुआ क्या, इससे जो भी लोग थे जो कैश क्रॉप्स को कर रहे थे वो अपने लिए खाने की फसलें उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है खाद्य फसलें वो उत्पादन नहीं कर रहे थे, तो भुखमरी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही थी देश के अंदर। फेमाइन्स होने लग गए थे, कहीं ना कहीं स्टारवेशंस दिखने को मिल रहा था भारत के अंदर। तो ये सारी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। तो ये भी एक कारण है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेंट होने का। आइए बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जो कि है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी 3 कारणों से हुआ। पहला, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा, लो लेवल ऑफ या लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तीसरा था हमारा नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तीनों पॉइंट कहीं पे लिख लीजिए, ये की पॉइंट्स हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के 3 कारण थे। पहला था हमारा टेक्नोलॉजी, दूसरा था इरिगेशन फैसिलिटी और तीसरा था नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इन तीनों के कारण क्या निकल के आया हमारे पास, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी निकल के आया। दूसरी बात, खेती करने वालों के पास एग्रीकल्चर में निवेश करने के लिए ना तो कोई साधन था और ना ही ब्रिटिश सरकार ने कोई एनकरेजमेंट किया था, ठीक है। दूसरी बात ये आई थी कि ज़मींदार की ना गांव में कोई पकड़ नहीं थी, यानी कि उनकी कोई जड़ें मजबूत नहीं थी गांव के अंदर। ब्रिटिश सरकार जब मन करता उनको उखाड़ कर फेंक देती थी। ज़मींदार ने टाइम से लगान नहीं दिया है तो भाई तुम हट जाओ अब यहाँ से, ठीक है, हम किसी और को ज़मींदार बना देंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ब्रिटिश सरकार ने भी क्या किया था कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और मास प्रोडक्शन या मास एजुकेशन के लिए कोई खर्चा ही नहीं किया था लोगों के ऊपर। वो चाहते ही नहीं थे कि भारत के जो किसान हैं वो पढ़ लिख जाएं या सामूहिक शिक्षा उन लोगों को मिल जाए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर उनको कोई टेक्निक्स मिल जाएं। समझ रहे हो ना बात को। सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि अगर तुमको टेक्निक मिल गई तो तुम तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर लोगे और अपने लिए भी बचाने लगोगे, तो तुम तो हमारे दबाव में आओगे ही नहीं। इसलिए ना तो हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं और ना ही कोई नई टेक्नोलॉजी तुम्हें पेश करना चाहते हैं। सबसे मुख्य बात ये निकल कर आती है कि भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न आप कह सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी को पेश करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था? देखिए, जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना बड़ा ही
मुश्किल पड़ जाता है उस जनसंख्या के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी उस ड्यूरेशन के अंदर, और ये भी एक मुख्य कारण बन गया था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी तक जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ठहरावों को लेकर पढ़ा, जो मुख्य कारण पढ़े, अब सबसे लास्ट कारण आता है हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सबसे मुख्य कारणों में से भी एक है। देखिए, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज में निवेश की कमी का सामना करना पड़ा था। कुछ किसानों ने फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप के लिए अपनी फसल पैटर्न को बदल तो दिया था, लेकिन जो टेनेंट्स थे, छोटे किसान थे या बटाईदारों के एक बड़े वर्ग के पास न तो संसाधन थे और ना ही कोई टेक्निक थी और ना ही एग्रीकल्चर में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन था। सीधी सी बात ये समझ लो कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। तो जब इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं तो भाई तुमको कमी तो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने ना 3 चीज़ों का नाम लिया। पहला ट्रेसिंग, दूसरा फ्लड कंट्रोल और तीसरा था मेरा ड्रेनेज। देखो, अगर हमारे पास पैटर्न सिस्टम नहीं होगा एग्रीकल्चर के अंदर तो हम नहीं कर सकते भाई कि किसका खेत है क्या जानो, ठीक है। दूसरा फ्लड कंट्रोल, बाढ़ आएगी उसको कंट्रोल करना है भाई, वरना पूरी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, डैम्स वगैरह कुछ भी नहीं बनवा कर दिए उस ड्यूरेशन के अंदर। अब आती है ड्रेनेज की। खेत है मेरे पास, ठीक है, किसान के पास खेत था, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, उसके लिए ड्रेनेज की सख्त आवश्यकता है। तो ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। और इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी, धन की आवश्यकता होती थी। और धन हमें जो मिलना था वो ब्रिटिश सरकार से मिलता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस ड्यूरेशन के अंदर भारत में राज कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये थे हमारे मुख्य कारण एग्रीकल्चर के स्टेगनेंट होने के। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ कम से कम लिख लीजिएगा जो भी कुछ मैंने बोला है। नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अगर अब तुम लोगों को समझ में आ चुका है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।